बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद अब्बास है और मैं लरैब पब्लिक हाई स्कूल में उर्दू का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। लेकिन गज़ल को बयान करने से पहले चंद चीज़ें जो बताना ज़रूरी हैं वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले, शायरी या नज़म है क्या? शायरी क्या है? तो एक बहुत बड़े मुहक्किक थे, नक़ाद भी थे, कोलरिज। उन्होंने कहा था कि अल्फाज की बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब को शायरी कहा जाता है। नसर जो है वो है अल्फाज की बेहतरीन तरतीब। नसर अल्फाज की बेहतरीन तरतीब को कहते हैं और शायरी या नज़म जो है वो बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब को कहते हैं। नसर क्या है? अल्फाज की बेहतरीन तरतीब। और शायरी या नज़म बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब। अब शायरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? शायरी की जो हैं शायरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और नसर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है। नसर में अफसाना, नावल, दास्तान, खाका, मज़मून, ये सब चीज़ें जो हैं ये नसर में आती हैं। और शायरी में मसनवी आ जाती है, गज़ल आ जाती है, नज़म आ जाती है, कसीदा आ जाता है, मरसिया आ जाता है, रुबाई आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये शायरी में आती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको मैं डिफ़ाइन करूँगा वो है गज़ल। गज़ल के मानी क्या हैं, गज़ल की तारीफ़ क्या है, कौन सी ऐसी अलामात हैं या कौन से ऐसे लवाज़मात हैं जो गज़ल को शायरी की दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं या मुख्तलिफ करती हैं। तो सबसे पहले तो हम गज़ल के मानी की तरफ जाएंगे कि गज़ल के मानी क्या हैं। तो गज़ल के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी जो हैं वो हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। फ़ारसी में इसको कहते हैं सुखन बाजुनाने गुफ्तन या सुखन अज़ुनाने गुफ्तन, यानी औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। गज़ल के मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। अब आते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ। तारीफ़ इस्तिलाह में गज़ल शायरी की ऐसी किस्म को कहते हैं जिसमें इश्क अंगेज़ हालात व वाक़यात और तजर्बात पेश किए जाते हैं। एक तारीफ़ इसकी ये है। दूसरी तारीफ़ इसकी ये है कि जब हिरन का शिकार किया जाता है, शेर जब हिरन का शिकार करता है तो वो एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ निकालता है, उसको भी गज़ल कहा जाता है। शेर जब हिरन का शिकार करता है तो हिरन एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज़ निकालता है डर के मारे, उसको भी गज़ल कहा जाता है। ये इसकी तारीफ़ और मानी का कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जो गज़ल को शायरी की दूसरी असनाफ़ सुखन से मुख्तलिफ करती हैं। वो है मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़। सबसे पहले हम आते हैं मतला की तरफ कि मतला क्या है। मतला के मानी हैं तलू होने की जगह या निकलने की जगह। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, गज़ल का मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं वो गज़ल का मतला कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तारीफ़ में क्योंकि अल्फाज रदीफ़ और काफिया जानने को मिले हैं, लिहाजा हमें पहले इनको डिफ़ाइन करना चाहिए कि काफिया क्या है और रदीफ़ क्या है। फिर उसके बाद हम मतले को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम मक्ते को डिफ़ाइन करेंगे। अगर काफिया रदीफ़ का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है
तो फिर आपको मतले का जो कॉन्सेप्ट है आपके जहन में वो कभी भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं काफिये की तरफ। काफिये क्या हैं? काफिया शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जो शेर के आखिर में आते हैं, हर शेर के आखिर में आते हैं और उनकी आवाज आपस में मिलती है, यानी कि हम आवाज हैं, और उनका वजन भी आपस में बराबर है, उनको कहते हैं काफिया। इसकी मिसाल देता हूं कि मीर तकी मीर की गज़ल का एक मतला है, पहला शेर है, उसमें आपको काफिये का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। अब यहाँ दोनों मिसरों में कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिलती है? वो है हबाब और शराब। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। हुबाब और शराब जो हैं ये हम वज़न भी हैं और हम आवाज़ भी हैं, यानी कि इनकी आवाज़ भी आपस में मिलती है, लिहाजा ये गज़ल के काफिये कहलाएंगे। इसी तरह इसी गज़ल के अगले शेर को हम देखते हैं कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पर गुलाब जो है वो काफिया कहलाएगा। हबाब, पहले मिसरे में हबाब, दूसरे में शराब, तीसरे में चौथे में गुलाब। इसी तरह आगे है कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो यहाँ पर ख्वाब भी, हबाब, शराब, गुलाब और ख्वाब, ये अल्फाज काफिये कहलाएंगे। ऐसे अल्फाज जो शेर के आखिर में आते हैं और हम आवाज़ होते हैं, उनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, काफिये कहलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं रदीफ की तरफ कि रदीफ क्या है। रदीफ के मानी हैं सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ के मानी है सवार के पीछे बैठने वाला या सवारी के पीछे बैठने वाला। चूंकि ये जो अल्फाज हैं रदीफ, ये हर शेर में काफिये के बाद आते हैं, इसलिए इनको रदीफ कहा जाता है। इनकी तारीफ ये है कि ऐसे अल्फाज जो हर शेर के आखिर में काफिये के बाद आते हैं और हू बहू वैसे ही दोहराए जाते हैं, बगैर किसी तब्दीली के दोहराए जाते हैं, उनको रदीफ कहा जाता है। जैसे हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हू बहू वैसे ही दोहराए जा रहे हैं? तो इस गज़ल में जो मैंने अशार पढ़े हैं, इनमें कीसी है, बार बार ऐसे अल्फाज हैं जो काफिये के बाद भी आ रहे हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं और बगैर किसी तब्दीली के दोहराए जा रहे हैं, लिहाजा ये अल्फाज रदीफ कहलाएंगे। अब आते हैं गज़ल के मतले की तरफ। अब गज़ल का मतला है, मतला का मानी तलू होने की जगह या निकलने की जगह। इसकी तारीफ ये है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी कि पहला दो शराइत हैं गज़ल के मतले की, दो शराइत। एक तो वो गज़ल का पहला शेर हो, अगर गज़ल का पहला शेर नहीं होगा तो मतला नहीं होगा। अगर दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं हैं तो भी मतला नहीं होगा। तो दो शराइत, गज़ल का पहला शेर हो और दोनों मिसरों, पहले शेर के दोनों जो मिसरे हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हों, यानी कि उसमें काफिया भी पाया जाए और रदीफ भी पाया जाए। यानी कि जिस तरह मिसाल मैंने दी थी कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। तो यहाँ पर हबाब और शराब काफिया भी आ रहा है और कीसी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। कीसी है दोनों मिसरों में है, तो ये दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ भी हैं और गज़ल का पहला शेर भी है, लिहाजा यह गज़ल का मतला कहलाएगा। इसकी और एक मिसाल लेता हूँ कि लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल का शेर है कि जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। गालिब की गज़ल का ही एक और मतला मैं बयान करूँगा कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सॉरी। इसके बाद हम आते हैं मक्ता की तरफ कि मक्ता क्या है। मक्ता के मानी हैं काटने की जगह या ख़त्म करने की जगह। मक्ता के मानी हैं काटने की जगह या ख़त्म करने की जगह। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है,
गज़ल का मक्ता कहलाता है। मतले के लिए भी, मक्ता के लिए जिस तरह मतले के लिए 2 शराइत थी, इसी तरह मक्ता के लिए भी 2 शराइत हैं। मक्ता की कौन कौन सी शराइत हैं? एक तो शेर जो है वो गज़ल का आखिरी शेर हो, और दूसरी शर्त यह है कि उस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ हो। अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो वह गज़ल का आखिरी शेर तो होगा लेकिन गज़ल का मक्ता नहीं होगा। तो इसकी मैं इसकी मिसालें पेश करता हूँ कि मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इसमें मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया है और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है, इसलिए ये मक्ता कहलाएगा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में, ये गज़ल का आखिरी शेर भी है और बहादुर शाह ज़फ़र ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है ज़फ़र, तो ये गज़ल का मक्ता कहलाएगा। इसी तरह मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब लेकिन मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ये भी गज़ल का मक्ता है। लेकिन एक मिसाल मैं ऐसी दूंगा जो गज़ल का आखिरी शेर होगा लेकिन वो गज़ल का मक्ता नहीं कहलाएगा। वो इस वजह से कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। जिगर मुरादाबादी की गज़ल का एक शेर है कि रूह को भी मोहब्बत का मज़ा दिल की हमसायगी से मिलता है। रूह को भी मोहब्बत का मज़ा दिल की हमसायगी से मिलता है। तो ये गज़ल का आखिरी शेर तो है लेकिन इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, तो ये गज़ल का आखिरी शेर होगा, गज़ल का मक्ता नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल हाज़िर होंगे। थैंक्स, शुक्रिया।